एकादश के बच्चों का व्यावसायिक संगठन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त पूंजी कंपनी चतुर्थ, प्रविवरण, अंश पूंजी और वैधानिक पुस्तकें। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रविवरण की, और उससे पहले न्यायाधीश वीसी किंसले के द्वारा कहा गया एक कथन, जो व्यक्ति प्रविवरण द्वारा जनता को प्रस्तावित कंपनी के अंश लेने से होने वाले लाभों के सब्ज़बाग दिखाते हैं। सब्ज़बाग माने उन्हें आकर्षित करते हैं। सब्ज़बाग दिखाना मतलब सब्ज़ माने होता है हरा, बाग माने बगीचा। हरा बाग यानी कि हमारा मन जहाँ पे भी कहीं हरा भरा बाग या पार्क बना हो उसकी तरफ सहज आकर्षित होता है। तो सब्ज़बाग दिखाना यानी कि कुछ ऐसा प्रलोभन दे करके उन्हें आकर्षित करना। तो ऐसे लोग जो प्रविवरण को दिखा करके प्रस्तावित अंश लेने का आकर्षण या प्रलोभन देते हैं तथा प्रविवरण में दिए गए तथ्यों के विश्वास पर जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे सभी बातें दृढ़ता एवं ईमानदारी से करें। उन्हें कोई भी मिथ्या कथन या गुमराह करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। ये कहा किसने? न्यायाधीश वीसी किंसले ने। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता ही होगा कि एक निजी कंपनी या बिना अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी समावेलन का प्रमाण पत्र मिल जाने के तुरंत बाद अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है, लेकिन अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी उस समय तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी की धारा 11 के प्रावधानों का पालन करके न्यूनतम अभिदान पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जनता से पूंजी प्राप्त करने के संबंध में एक सार्वजनिक कंपनी को दो मुख्य कार्य करने पड़ते हैं। पहला, प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण जारी करना। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 में अब स्थानापन्न प्रविवरण जारी करने जैसी बात नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी प्रविवरण जारी करना और अंशों का आवंटन करना, ये दो कार्य जनता से पूंजी प्राप्त करने के संबंध में सार्वजनिक कंपनी को करने होते हैं। हम सबसे पहले जानने की ये कोशिश करेंगे कि एक सार्वजनिक कंपनी दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इशू करती है प्रविवरण, वो होता क्या है। तो देखिए, प्रविवरण जो है वह हमने अभी जिस तरह से टॉपिक को पढ़ा, हम उसी टॉपिक को यहाँ पे फिर से एक बार आउटलाइन कर रहे हैं कि एक जो पूंजी अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी होती है उसको साधारण जनता से पूंजी एकत्रित करनी होती है, और ऐसा करने के लिए जनता को सूचनार्थ वह एक प्रलेख जारी करती है जिसे प्रविवरण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को कंपनी के उद्देश्यों तथा अन्य बातों की जानकारी देकर उन्हें कंपनी के अंशों तथा ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करना। इस प्रकार जनता प्रविवरण के द्वारा कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित की जाती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रविवरण निर्गमन करने का अधिकार केवल अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी को ही है। अर्थ आपने जाना, प्रविवरण की परिभाषा भी आपको जाननी है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 पर विचार करना होगा। प्रविवरण से तात्पर्य ऐसे प्रपत्र से है जो प्रविवरण की तरह निर्गमित किया जाता है, यानी कि एक ऐसा प्रपत्र जो प्रविवरण की तरह निर्गमित किया जाता है। देखिए, कानून की जो कोई परिभाषा होती है उसकी ये खासियत होती है कि वो बहुत घुमावदार होती है। अब प्रविवरण से तात्पर्य ऐसे प्रपत्र से है जो प्रविवरण की तरह निर्गमित किया जाता है। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? खैर, आगे बढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत धारा 32 में निर्दिष्ट कोई लाल हेरिंग प्रविवरण अथवा धारा 31 में निर्दिष्ट सेल्फ प्रविवरण या कोई भी सूचना पत्र, सामान्य पत्र, विज्ञापन अथवा ऐसा निमंत्रण पत्र सम्मिलित है जो किसी सम्मिलित संस्था की प्रतिभूतियों में अंशदान अथवा क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करता है। अब देखिए, इसमें प्रविवरण की तरह निर्गमित किया जाता है कुछ भी इनमें से धारा 32 में निर्दिष्ट कोई लाल हेरिंग प्रविवरण या धारा 31 में निर्दिष्ट कोई शेल्फ
प्रविवरण या कोई भी सूचना पत्र, सामान्य पत्र, विज्ञापन अथवा ऐसा निमंत्रण जो जनता को प्रतिभूतियों में अंशदान अथवा क्रय करने के लिए आमंत्रित करता है, वह सब प्रविवरण की तरह ही माना जाएगा। ठीक, तो ये तो रहा जो भारतीय कंपनी अधिनियम है 2013, उसकी धारा 270 के अनुसार कंपनी का ब्यौरा। फिलहाल अगर हम इसे आउटलाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे कि प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है जो जनता को कंपनी की अंश पूंजी एवं ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रित करता है तथा जिसमें निर्गमन से संबंधित सूचनाओं का उल्लेख होता है। ठीक है, कंपनी विधान के अनुसार जनता से निक्षेप आमंत्रित करने वाले निमंत्रण को भी प्रविवरण माना जाने लगा है। कुछ कंपनियां अपने अंशों को स्वयं निर्गमित नहीं करती, वरन अपने अंशों को कुछ संस्थाओं को सौंप देती हैं कि वे उन्हें जनता को निर्गमित कर दें। ऐसी संस्थाओं द्वारा जनता को दिया गया निमंत्रण भी कंपनी का प्रविवरण ही माना जाएगा। कुछ और बातें जानते हैं। शेल्फ प्रविवरण यानी कि शेल्फ विवरण से आशय ऐसे प्रविवरण से है जिसके संबंध में उसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों या वर्ग की प्रतिभूतियों को किसी और प्रविवरण को जारी किए बिना एक निर्दिष्ट अवधि तक एक या अधिक निर्गमन में अंशदान के लिए जारी किया जाता है। यानी शेल्फ प्रविवरण जो है उससे आशय ऐसे प्रविवरण से है जिसे एक बार अगर जारी कर दिया तो उसे फिर शेल्फ में रख लिया जाता है और दोबारा अगर उसी कैटेगरी के या वर्ग की प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं तो आप नए प्रविवरण को जारी किए बिना एक निश्चित अवधि तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक प्रविवरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जनता को प्रस्ताव करने के संबंध में निमंत्रण होना चाहिए उसमें। ये हम जनरल जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? जनता को प्रस्ताव करने के संबंध में निमंत्रण होना चाहिए। कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से अथवा संबंधित पक्षकार से होना चाहिए, यानी कि ये प्रविवरण या तो स्वयं कंपनी या कंपनी की ओर से या कोई संबंधित पक्षकार जिसे कंपनी ने ऐसा करने का अनुबंध किया हो, अगर वो करता है तो किसी के द्वारा भी इनमें से हो सकता है। निमंत्रण जो है वो अंशदान करने या क्रय करने के लिए होना चाहिए। क्रय करना यानी पूरा पैसा एक साथ चुकाना, और अंशदान का मतलब ही होता है कि कुछ अंश अभी देना और कुछ बाद में किस्तों पे देना। निमंत्रण अंशों और ऋणपत्रों से संबंधित होना चाहिए। तो ये आपने विशेषताएं जान ली इसकी। अभी तक आपने प्रविवरण के बारे में एक तो उसका अर्थ जाना, और अर्थ से भी पहले प्रविवरण के परिप्रेक्ष्य में उसके महत्व को इंगित करते हुए न्यायाधीश वीसी किंसले का कथन। फिर आपने ये जाना कि प्रविवरण का अर्थ क्या है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 क्या कहती है परिभाषित करते हुए प्रविवरण के बारे में, जिसे हमने यहाँ पे दूसरे शब्दों में आउटलाइन कर लिया। फिर हमने जाना कि शेल्फ प्रविवरण क्या होता है, जिसे अब शेल्फ विवरण भी बोलते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि प्रविवरण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब हम ये जानने वाले हैं कि प्रविवरण का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहला, जनता को निमंत्रण। कंपनी के अंश और ऋणपत्रों को खरीदने के लिए आप जनता को आमंत्रित करना चाहते हैं। शर्तों का विवरण, इसमें उन समस्त शर्तों का सही विवरण देना होता है जिन पर जनता को अंश और ऋणपत्र क्रय करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। दायित्व संबंधी घोषणा या घोषणा करना कि प्रविवरण में लिखी शर्तों तथा कथनों की शुद्धता के लिए संचालक गण उत्तरदायी हैं। यानी आप इस बात का घोषणा करते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं कि जो भी तथ्य या बातें या सूचनाएं प्रविवरण में रखी गई हैं, अगर उसमें कहीं कोई मिथ्या कथन या मिथ्या भाषण नज़र आता है तो उसके लिए संचालक गणों को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उन पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। प्रविवरण का निर्गमन कौन कर सकता है? हु मे इशू अ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले एक समामेलित कंपनी इसको इशू कर सकती है। दूसरा, ये समामेलित कंपनी अंशों द्वारा सीमित कंपनी होनी चाहिए। तीसरा, कंपनी की ओर से कोई अन्य संस्था जिससे अनुबंध किया गया हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्चेंट बैंकिंग विभाग
या विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, राज्य की वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, अंडरराइटर्स के द्वारा भी आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रविवरण को इशू करा सकते हैं एज अ कंपनी। पॉइंट नंबर 4, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से संस्था द्वारा जिसकी रुचि कंपनी के पंजीकरण में है, ये व्यक्ति प्रमोटर कहलाता है। और ये जो इशू हाउसेस होते हैं, निर्गमन गृह, जो अंशों के निर्गमन के यूँ कहें विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके द्वारा भी प्रविवरण का निर्गमन हो सकता है। सवाल ये आता है कि प्रविवरण जिसे हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्या इसका निर्गमन आवश्यक है, कंपलसरी है? तो जान लीजिए कि आवश्यक नहीं है। प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं है। ये भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी इसका निर्गमन करे। निजी कंपनी पर जनता के लिए अपने अंश और ऋण पत्र बेचने का प्रस्ताव करने पर प्रतिबंध होता है, इसलिए वह प्रविवरण को निर्गमित नहीं कर सकती है। लेकिन एक अंशों द्वारा जो सीमित सार्वजनिक कंपनी है, उसके लिए प्रविवरण निर्गमन करना तथा अंशों का आवंटन करने से पूर्व प्रविवरण या प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजना आवश्यक होता है। किसके लिए? अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए। यदि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी पूंजी जनता से प्राप्त करती है तो उसके लिए प्रविवरण निर्गमित करना अनिवार्य है, परंतु जिस कंपनी के संचालक अपनी पूंजी निजी साधनों से एकत्रित कर लेते हैं, उनके लिए प्रविवरण को निर्गमित करना आवश्यक नहीं है। उन्हें रजिस्ट्रार माफ़ कीजिएगा जी, मैं बात कर रहा था कि जो ऐसे कंपनी के संचालक हैं जिन्हें लगता है कि वो पूंजी अपने निजी साधनों से इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण पत्र, जिसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, इसे भेजना पड़ता है नहीं, क्योंकि प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं माना गया है। अभी इसमें ये जान लीजिए कि कब कब आवश्यक नहीं है। अब स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस की व्यवस्था फ़िलहाल हटा दी गई है, हम इसे डिटेल में बाद में जानेंगे। प्रविवरण की हम बात कर लें कि इसका निर्गमन कब आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 कहती है कि निम्न दशाओं में एक सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। पहला, जब अंशों व ऋणपत्रों का निर्गमन केवल विद्यमान अंशधारियों अथवा ऋणपत्रधारियों को किया जा रहा हो, जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स हैं, अगर आप उन्हीं को अंशों का निर्गमन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली देयर इज़ नो नीड टू इशू सच प्रोस्पेक्टस। सेकेंड, यदि अंशों और ऋणपत्रों का निर्गमन होना हो तो पहले निर्गमित किए गए अंशों या ऋणपत्रों से पूर्णतया मिलते हुए हों। मतलब आपने उसी कैटेगरी के सेम टू सेम डिवेंचर्स अगर आप इशू किए हैं जिनका प्रमाणित स्कंद बाज़ार में व्यवहार किया जा रहा हो, तो भी प्रॉस्पेक्टस को इशू करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अंशों और ऋणपत्रों के लिए जनता को निमंत्रण देना वर्जित हो, जैसे निजी कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, तो उसे भी प्रॉस्पेक्टस इशू करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यदि आवेदन पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के यथार्थ निमंत्रण बोनाफाइड इन्विटेशन के संबंध में निर्गमित किया गया हो जो कि अंशों या ऋणपत्रों के लिए कंपनी के साथ अभिगोपन का अनुबंध करता है, तो भी ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आई होगी कि कब कब आवश्यक नहीं है और आवश्यक नहीं है ये किस धारा में आता है। ये धारा 26 में आता है। आप जानते हैं आगामी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो उसमें धाराओं का विशेष महत्व है। प्रश्न बनता है कि प्रविवरण का निर्गमन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आवश्यक नहीं माना जाता है, तो धारा 26 आएगी। और कौन कौन सी स्थितियां हैं ये भी आपने पढ़ा। अब हम ये जानते हैं कि प्रविवरण में क्या क्या आता है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो देखिए, प्रविवरण जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रलेख है, क्योंकि जनता को कंपनी की व्यावसायिक योजना, यानी कि आगे कुछ वर्षों में कंपनी क्या करने का सोच रही है व्यावसायिक क्षेत्र में, ये उसकी व्यावसायिक योजना और साथ ही साथ उसकी लाभार्जन शक्ति की जानकारी कराकर जनता को धनराशि का निवेश करने के लिए आकर्षित करने वाला प्रलेख है।
और यह आवश्यक हो जाता है कि प्रविवरण में कंपनी की स्थिति का वास्तविक चित्रण हो। नई समामेलित कंपनी के प्रविवरण में कुछ बातें निश्चित रूप से समावेशित होनी चाहिए। पहला, कंपनी के उद्देश्य और सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम। एक तो कंपनी का नाम, मुख्य उद्देश्य, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, विवरण, उनका पेशा और उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या, ये होना चाहिए प्रविवरण में। दूसरा, अंश पूंजी संबंधी सूचनाएं होनी चाहिए। देखिए, मुख्य बात तो अंश पूंजी ही है जिसको आप इकट्ठा करने के लिए प्रविवरण इशू कर रहे हो। तो अंश पूंजी संबंधी सूचना इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद आ जाती है। पहला क्या है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है और उसमें से कितने अंश निर्गमित किए जाने वाले हैं, उस अंश पूंजी का पूरा विवरण। दूसरा, अंशों के प्रकार, कंपनी के पास कितने प्रकार के अंश हैं और वो कितनी संख्या में हैं। तीसरा, विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के प्रकार, कितने प्रकार के अंशधारी होंगे, यानी कि जितने प्रकार के अंश होंगे उतने ही प्रकार के अंशधारी हो सकते हैं। चौथा, न्यूनतम अभिधान पूंजी का विवरण, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल कितनी होगी और वह अवधि जिसमें अभिधान सूची खुली रहेगी, यानी कि कितने समय के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन धनराशि जनता द्वारा जमा करना अलाउड होगा और कब तक अंश पूंजी के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करते रहेंगे। ये बात मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल जो होती है उसमें कब तक अभिधान सूची खुली रहेगी इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जब तक खुली रहेगी इसका आशय है तभी तक अंश पूंजी के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते रहेंगे। पाँचवा पॉइंट होता है, यदि शोध पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन किया गया है तो उनकी संख्या, शोधन की तिथि और शोधन की विधि वगैरह, इनका विवरण होता है। आवेदन पत्र पर दी जाने वाली राशि का तथा आवंटन की विधि क्या क्या होगी, इसका भी ब्यौरा होता है। प्रत्येक अंश पर दी जाने वाली प्रीमियम की राशि, अगर कोई है तो उसका ब्यौरा आएगा। यदि अंशों या ऋणपत्रों पर कोई छूट या कमीशन की व्यवस्था है तो उसका भी विवरण यहाँ पर आएगा। और प्रवर्तकों तथा संचालकों को दिए जाने वाले अंशों की संख्या तथा कंपनी की संपत्ति में उनके हितों का क्या विवरण होगा, यह भी यहाँ बताया जाता है। तो आपने ये जाना कि अंश पूंजी संबंधी सूचना भी होगी। आपने पहले जाना था कंपनी के उद्देश्य और सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम वगैरह होंगे। फिर आपने जाना अंश पूंजी से संबंधित सूचनाएं क्या क्या होनी चाहिए। ये अलग से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कंपनी के प्रविवरण में अंश पूंजी संबंधी कौन कौन सी सूचनाएं दी जाती हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आएगा तो भी आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी। इसमें से ये नहीं होगा कि आप 5 पॉइंट लिख दें, ये सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी बात आती है प्रोस्पेक्टस की सब्जेक्ट मैटर में प्रबंधकीय अधिकारियों संबंधी सूचना, कौन कौन से लोग किस किस पद पे होंगे, संचालक कौन कौन लोग होंगे, प्रबंध संचालक कौन है, अन्य मैनेजर जो होंगे प्रबंधक वो कौन होंगे, तो उनके नाम, पते, व्यवसाय, संचालकों की योग्यताएं क्या है। योग्यता मतलब यहाँ अंशों की संख्या से होता है। संचालकों के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध, उन्हें दिया जाने वाला पारिश्रमिक क्या होगा, पद से हटाने पर उन्हें क्षतिपूर्ति के संबंध में दी जाने वाली राशि वगैरह, और कंपनी की संपत्ति में उनके हित का विवरण। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करके संचालक बनाते हो और अगर आप उसको उसके टेन्योर के पहले यानी उसके कार्यकाल के पहले पद से हटाते हो तो उसे कंपनसेट भी करना पड़ता है। तो उसके संबंध में क्या क्या राशि उसे दी जाएगी वगैरह, ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में होंगी। साथ ही साथ अभिगोपन संबंधी सूचना, अभिगोपन मैंने अभी बताया था, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर जनता के द्वारा पर्याप्त एप्लीकेशन नहीं आए तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल यानी कि न्यूनतम अभिधान राशि तक की राशि हम जमा करेंगे, यानी उतने शेयर्स हम खरीदेंगे। तो अभिगोपन संबंधी सूचना भी प्रविवरण में दी जाती है। अंशों और ऋणपत्रों का निर्गमन अभिगोपकों की सहायता से करने की स्थिति में अभिगोपकों के नाम क्या हैं या उनके नाम पते दोनों, उनके द्वारा लिए गए अंशों और ऋणपत्रों की संख्या, साथ ही साथ संचालकों का वक्तव्य कि अभिगोपकों के साधन और उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं। फिर प्रवर्तक संबंधी सूचना आती है कि कंपनी का प्रमोटर कौन है और उसे कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, उस पारिश्रमिक को भुगतान की विधि क्या होगी, क्या उसे नकद में दिया जाएगा या उसको बदले में अंश दिए जाएंगे, अगर अंश दिए जाएंगे तो कितने और किस कैटेगरी के दिए जाएंगे, साथ ही साथ क्या उसे कोई कमीशन भी दिया जाएगा,
या क्या होगा, जैसा भी होगा ये सब वर्णन होगा। प्रवर्तक को पिछले 2 वर्षों में भुगतान की गई राशि या दिया गया लाभ का भी ब्यौरा प्रॉस्पेक्टस में आना चाहिए। प्रारंभिक व्यय कौन कौन से हुए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले के व्यय इसमें आते हैं। कौन कौन लोग कंपनी के अंकेक्षक के तौर पर अपॉइंट होंगे, उनका नाम, पता, पारिश्रमिक का विवरण इसमें होना चाहिए। तथा निश्चित स्थान और समय भी लिखा होना चाहिए जहां अंकेक्षित खातों का निरीक्षण किया जा सकता है, यानी कि कोई भी आकर के निरीक्षण कर सकता है अंकेक्षित खातों का, और वो कब, किस से किस समय और किस स्थान पे, ताकि लोग अगर कंपनी में अंश खरीदने की इच्छा रखें और उनकी इच्छा हो कि वो अंकेक्षित अकाउंट्स देख सकें तो आकर के देख सकें। उसके लिए आपको स्थान बताना होता है प्रविवरण में, साथ ही साथ समय भी बताना होता है कि किस समय से किस समय तक वो आकर के देख सकें। 8वां है क्रय की गई संपत्ति। क्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, विक्रेताओं के नाम व पते, उन्हें नकद धनराशि दी जाएगी या अंशों और ऋणपत्रों में भुगतान किया जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा। साथ ही साथ कोई संपत्ति अगर पट्टे पर ली गई है तो विक्रेता के नाम और पट्टे के साथ पट्टे पर देने वाला ये शब्द भी लिखना चाहिए, क्योंकि अगर पट्टे पर नहीं ली गई है, खरीदी गई है तो वैसा विवरण होना चाहिए, अगर रेंट पर है तो वैसा होना चाहिए, यानी कि आपको कंप्लीट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। 9वां पॉइंट, पहले से ही व्यवसाय करने की दशा में सूचना। यदि कंपनी पहले से ही व्यवसाय कर रही है तो वह अवधि जब से वह व्यवसाय कर रही है और गत 5 वर्षों में हुए लाभों का उसे पूरा विवरण। मान लिया वो कंपनी 18 साल से व्यवसाय कर रही है तो 18 साल का वो बताएगी कि 18 साल से कंपनी व्यवसाय में है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो भी लाभ हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा, और उन 5 वर्षों में सभी प्रकार के अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश का विवरण भी दिया जाएगा, ताकि लाभों में से कितना लाभांश का वितरण कंपनी कर रही है ये बात उस व्यक्ति को पता हो जानी चाहिए जो अंश खरीदने का मन बना रहा है। यदि कंपनी किसी चालू व्यवसाय को खरीदना चाहती है तो और जिसे अभी 3 वर्ष हुए हैं तो ऐसे व्यवसाय की भी वास्तविक स्थिति उसे बतानी होगी। 10वां पॉइंट, पुराने अंशों व ऋण पत्रों की स्थिति की सूचना। यदि कंपनी ने पहले भी अंश और ऋण पत्र जारी किए हैं तो इसका विवरण भी कि गत 2 वर्षों में उनकी स्थिति क्या रही देना होगा। अंतर नियमों में सदस्यों पर प्रतिबंध। यदि कंपनी के अंतर नियमों में अपने सदस्यों के कंपनी की सभा में उपस्थित होने, बोलने, मतदान करने आदि के अधिकारों, अंशों के हस्तांतरण के अधिकार, संचालकों के प्रबंध संबंधी अधिकारों आदि पर नियंत्रण कुछ लगाए गए हैं तो ऐसे नियंत्रणों की प्रकृति का भी उल्लेख प्रविवरण में करना होगा। पॉइंट नंबर 12, लाभों या संचित कोषों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। यदि कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों के लाभों अथवा संचित कोषों का पूंजीकरण किया गया है तो उसका पूरा ब्यौरा यहाँ होना चाहिए प्रविवरण में। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण अगर कोई सरप्लस हुआ है 2 वर्षों के अंदर कंपनी या उसकी सहायक कंपनी की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन हुआ हो, और ऐसा होने पर अगर कोई सरप्लस आया है, सरप्लस मतलब कोई प्रॉफिट हुआ है, तो उसका पूरा विवरण और उसके उपयोग करने की रीति का भी उल्लेख प्रविवरण में हो। महत्वपूर्ण अनुबंध जो आपने किए हैं अलग अलग लोगों से, उनके उन लोगों यानी कि उनके पक्षों के नाम और पते ये सब इसमें आने चाहिए जो अनुबंध हुए हैं। अनुबंध के पक्ष यानी जिस जिस व्यक्ति से आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की जो भी पार्टीज़ होंगी, पक्ष होंगे, उनके नाम और पते होने चाहिए। मुख्यतः ऐसे अनुबंधों का विवरण जिनका संबंध संपत्ति के विक्रेताओं, वेंडर्स ऑफ असेट्स, दलालों यानी कि ब्रोकर्स, इसके अलावा कानूनी सलाहकार यानी कि जो इंस्टीट्यूटरी एडवाइज़र्स हैं वो, इन्हें कंपनी सेक्रेटरी भी कहा जा सकता है, और विदेश, ये कंपनी सेक्रेटरी ही होते हैं बेसिकली, और विदेशी सहयोगकर्ता जो आपके, अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो जो आपके फॉरेन काउंटर पार्ट्स होते हैं जिनसे आपका कोलैबोरेशन है उनका भी आप यहाँ पे जिक्र करते हो, क्योंकि आपको उनसे कॉन्टेक्ट तो करना ही पड़ा होगा ना, तो उनका पूरा ब्यौरा आता है। अंतिम जो महत्वपूर्ण सूचना इसमें हो सकती है वो है निरीक्षण का समय और स्थान। निश्चित स्थान व समय जहां कंपनी के आर्थिक चिट्ठों और लाभ हानि का निरीक्षण किया जा सकता है, ये ऊपर मैंने पहले बता ही दिया था, ये फिर से यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है। इट्स ओके, अगर आप इसे समझ पाए होंगे ऊपर जहाँ पे था तो भी अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल
अंकेक्षण ये लिखा ना पॉइंट नंबर 7, तो ये था ना इसके अतिरिक्त निश्चित स्थान तथा समय जहाँ अंकेक्षित खातों का निरीक्षण किया जा सकता है। तो अंकेक्षित खाते जो होते हैं वो कंपनी के आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि खाते ही होते हैं। बात एक और आती है कि प्रविवरण के निर्गमन और पंजीकरण संबंधी वैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं। क्या कानून में ऐसी कोई व्यवस्था है कि इन्हें करना ही है या नहीं करना है। तो अभी तक आपने जो जाना है उसके बाद आप ये समझ गए होंगे कि समामेलन अगर हो चुका है, समामेलन के पश्चात अगर आपको निर्गमन करना है तो किसी कंपनी के प्रविवरण का निर्गमन समामेलन के पश्चात आपको करना पड़ेगा। उसकी विधियाँ स्थितियाँ आपने भी देखी हैं। प्रविवरण पर आपको तिथि डालना पड़ेगा। आप कभी भी प्रविवरण का निर्गमन समामेलन के पहले नहीं कर सकते, ये पहला पॉइंट था। प्रविवरण पर आपको तिथि डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रार इसका रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर सकता है अगर तिथि नहीं पड़ी है तो, धारा 55। अच्छा, प्रविवरण का पंजीकरण। जनता के लिए प्रविवरण का निर्गमन करने से पहले इसका पंजीकरण कराना आवश्यक है और इसके लिए संचालकों के हस्ताक्षर पहले कराने होंगे। प्रविवरण के साथ जो भी प्रलेख संलग्न होने चाहिए उन्हें आप संलग्न करेंगे। इसमें विशेषज्ञ की लिखित सहमति होती है, महत्वपूर्ण अनुबंधों की प्रतियां होती हैं जिन जिन लोगों से आपने कॉन्टैक्ट किए हैं, समायोजनाओं का विवरण होता है, आवेदन पत्र जो आपको मिले हैं उसकी प्राप्ति होती है, प्रतियां होती हैं, अंकेक्षकों, बैंकर्स आदि की सहमतियां भी होती हैं इसमें। साथ ही साथ प्रविवरण के मुख्य पृष्ठ पर सूचनाएं भी लिखना होता है आपको, ठीक है। और रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुतिकरण यानी कि रजिस्ट्रार के सम्मुख उक्त विवरणों के साथ, उक्त प्रलेखों के साथ आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं। प्रविवरण का जनता को निर्गमन, और जब आपको रजिस्ट्रार की अनुमति मिल जाती है तो आप रजिस्ट्रार को प्रविवरण की प्रतिलिपि भेजने की तिथि से 90 दिन के अंदर जनता को प्रविवरण आपको निर्गमित करना होता है। ऐसा न करने पे ऐसा माना जाएगा कि प्रतिलिपि रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजी ही ना गई हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रार उसे ओवर रूल्ड कर देगा। प्रविवरण में दी गई बातों में परिवर्तन पर प्रतिबंध। एक कंपनी किसी भी समय अपने प्रविवरण में दी गई बातों में कंपनी की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त अन्यथा किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगी। यानी कि साधारण सभा में पहले प्रस्ताव पारित होगा, प्रविवरण में तभी कोई परिवर्तन किया जा सकेगा, अन्यथा यह प्रतिबंधित है। और कंपनी प्रविवरण के माध्यम से प्राप्त धन किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के समता अंश क्रय करने, उसमें व्यापार करने अथवा व्यवहार करने के लिए प्रयोग नहीं करेगी, ऐसा भी आपको उल्लेख करना होगा। प्रोस्पेक्टस के कुछ स्वर्णिम नियम जो शॉर्ट आंसर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में पूछा जाता है, इसे भी जल्दी से जान लीजिए। देखिए, जो कंपनी है और जो व्यक्ति है जो अंश या ऋण पत्र खरीदता है, उसके बीच में प्रविवरण ही अनुबंध का आधार होता है। इसी के आधार पर वो अंश या ऋण पत्र खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी से। तो कंपनी के अधिकारियों के पास कंपनी की वर्तमान स्थिति, भावी संभावनाओं की जानकारी होती है अथवा ऐसी जानकारी प्राप्त करने के साधन होते हैं, जबकि जो विनियोगकर्ता होते हैं उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं होती। अतः प्रविवरण जारी करने वालों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह न केवल सभी संबद्ध तथ्य जो हैं, संबद्ध यानी संबंधित तथ्य हैं, उनको सही ढंग से प्रकट करें, बल्कि यह भी निश्चित करें कि कोई भी संबद्ध तथ्य प्रकट होने से रह न जाए। तथ्य को छुपा लेना भी झूठ बोलने जैसा माना जाता है। इस प्रकार प्रविवरण बनाते समय सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष भाव के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया न जाना चाहिए जिसका प्रकटीकरण आवश्यक है। इसे प्रविवरण बनाने का स्वर्णिम नियम कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप इसी को पॉइंट वाइज बताएं कि प्रविवरण में किसी भी तथ्य के संबंध में मिथ्या वर्णन, धोखे में डालने वाला, असत्य या अस्पष्ट विवरण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य और अनुबंध का पूरा स्पष्टीकरण हो। प्रविवरण की विषय सामग्री धारा 26 के अनुसार हो। संचालकों की नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मिथ्या वर्णन के संबंध में नागरिक से संबंधित व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर प्रविवरण को तैयार करना चाहिए। यानी नागरिक दायित्व जो होते हैं ना, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज के लिए गर्ल्स इतना ही। बाकी जो है स्थानापन्न प्रविवरण, इसे हम कल पढ़ेंगे। आज आपको जो प्रश्न तैयार करने हैं इस चैप्टर पर आधारित, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो लिखना है प्रश्न, वो आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्रविवरण
से क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा दीजिए। साथ ही साथ इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न एक आएगा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो, अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। प्रश्न संख्या 2 होगा, प्रविवरण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ यह भी बताइए कि प्रविवरण का निर्गमन कौन कर सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, क्या प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक है? उन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जब प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं होता है। यह भी कहा जा सकता है कि क्या प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक है? कंपनी अधिनियम की धारा 26 के अनुसार वह स्थितियां कौन सी हैं जब प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं होता है? तो आप ये चारों बातें लिखेंगे। फिर आता है एक और प्रश्न, प्रविवरण की विषय सामग्री का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कंपनी के उद्देश्य और सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, अंश पूंजी संबंधी सूचना। इसे आप जो है, जैसे ये पॉइंट वाइज इन्होंने डाल रखा है, आप कमा लगा के लिख सकते हैं, लेकिन बेटा ये लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग से भी ये पूछ लिया जाता है। अंश पूंजी संबंधी कौन कौन सी सूचनाएँ प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो बातें इसमें दी गई हैं, प्रबंधकीय अधिकारियों संबंधी सूचना, तो इसे आप जैसे ये पॉइंट वाइज आगे पूरा लिखा गया है, इसको अगर आप पूरा नहीं भी लिखते हैं तो आप ऊपर इतना लिख दीजिए कि प्रविवरण में संचालकों, प्रबंध संचालक, मैनेजर के बारे में उनके नाम, पते, व्यवसाय, योग्यता, अधिकार, प्रतिबंध, पारिश्रमिक आदि संबंधी सूचना होती है। मैंने अभी इसको बताया कि पॉइंट नंबर 3 कैसे लिखना चाहिए। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे 15 पॉइंट संक्षेप में लिखने हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी बातें ही हैं। फिर आता है कि प्रविवरण के निर्गमन तथा पंजीकरण संबंधित वैधानिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आएगा, लेकिन आपको इसमें विस्तार से इतना ही वर्णन करना है। और स्वर्णिम नियम क्या है, ये एक शॉर्ट प्रश्न है जिसमें आपको इतना ही बताना है कि सारी बातें सच्ची सच्ची हों और कोई भी बात छिपाई ना जाए, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा को अपनाया जाए, यही स्वर्णिम नियम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आज का ये आपके प्रश्न तैयार करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।